नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो राजस्थान सरकार के कार्मिक जो विभाग है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है 30 जून को। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जयपुर दिनांक 23 जून 2021 राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। तो इसकी जो सुगबुगाहट है वो तो बहुत पहले से ही चालू हो गई थी। पिछले बजट में ही जो है राजस्थान सरकार ने इसके बारे में जानकारी दे दी थी। मैं आपको बता देता हूँ CET, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से बताने वाला हूं कि कौन सी भर्तियां इसके अंतर्गत आएगी, कौन सी भर्तियां नहीं आएगी, और आपको जो है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्जाम देना है, और कैसे आप जो है इसमें जो है अब नौकरी लगने का जो है ट्रेंड वो चेंज हो जाएगा राजस्थान में। एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो है नौकरी लगने का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं हम सबसे पहले ये आदेश की तरफ। सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर अपनी भाषा में इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि राज्य के अंदर जो है आपका जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, और जो RPSC है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इनके द्वारा जो है कई सारी की भर्तियां करवाई जाती है। तो इसके अंदर जो है और कुछ भर्तियां ऐसी भी होती है जो स्वयं के स्तर पे करवाई जाती है, डिपार्टमेंट के स्तर पे कराई जाती है। जैसे विधानसभा की LDC की भर्ती विधानसभा वाले ही करवाते हैं, हाई कोर्ट की भर्ती हाई कोर्ट वाले ही करवाते हैं। ऐसी कुछ भर्तियां होती है वो खुद भी करवाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या होता है कि इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक कई बार आवेदन करना पड़ता है। तो सब लोग जो है नया फॉर्म भरते हैं, इसके अंदर अलग अलग फॉर्म भरते हैं। जैसे हाई कोर्ट की LDC की निकल गई, उसका फॉर्म भरो। विधानसभा में LDC की निकल गई, उसका भर दो। RSSB में LDC की निकल गई, उसका भर दिया। अब भाई साहब कितने फॉर्म हो गए? 3 फॉर्म हो गए LDC के, ठीक है। तो ये होता था पहले। तो समान पात्रता जो परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET जिसको बोला जाएगा, तो वो क्यों किया जा रहा है कि जैसे अब आपने 3 फॉर्म भर दिए LDC के ही, हाई कोर्ट का, विधानसभा का और आपका RSSB का। अब आप तीनों की ही परीक्षा देने जाओगे, 3 बार आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। 3 बार का समय हुआ खर्च, 3 बार गए, उसका किराया आपका लगा। तो इस प्रकार से जो है, और उसके लिए तैयारियां भी आपने अलग अलग की, तो बहुत सारी जो है दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट पढ़ते हैं इसकी, तो इसकी जो है जरूरत क्यों पड़ी और कैसे कैसे इसके अंदर जो है इसके नियम है। तो इसके अंदर क्या है कि 2 अनुसूचियां तैयार की गई है, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड। तो अनुसूची फर्स्ट के अंदर जो है कौन कौन सी भर्तियों को रखा गया है, इसके अंदर जो है ग्रेजुएशन वाली भर्तियों को रखा गया है, और अनुसूची सेकंड है उसमें 12वीं पास वाली भर्तियों को रखा गया है। तो कौन सी है ग्रेजुएशन वाली और कौन सी है 12वीं पास वाली, वो हम इसमें वीडियो के लास्ट में जानेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है RSSB द्वारा किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, जिसको आप पहले RSMSS भी बोलते थे और उसको RSS भी बोलते हैं, तो वो इसका जो है एग्जाम करवाएगा, और साल में हर साल एक एग्जाम करवाएगा, मतलब साल में एक बार एग्जाम करवाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम को जो मेथड होगा वही होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसका जो है सिलेबस भी डाल दिया जाएगा। अभी तक सिलेबस भी इसका इसमें नहीं बताया गया है, तो सिलेबस भी जैसे आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट आ जाता है कि अब इसके अंदर जो है सिलेक्शन का बेसिस क्या रहेगा, मैं आपको समझा देता हूं। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो चयन बोर्ड द्वारा CET आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, यानी कि मार्क्स बताए जाएंगे। इस परीक्षा है तो कोई न्यूनतम उत्तीर्णकांक नहीं होंगे कि आपके इतने नंबर तो आने ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। या फिर किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। बल्कि जो है अब जैसे मान लो CET हो गई, अब आप इसके अंदर क्या होगा कि आपने दे दी, उसके बाद में जो है एक विशेष जो भर्ती है उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे दोबारा। तो कुल मिला के फॉर्म का आपका खर्चा तो डबल हो गया कि आपका CET का भी फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, और फिर उसका भर्ती का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, मतलब आपको फॉर्म तो भरना है 2, ठीक है, अलग अलग भर्तियों की। यहाँ पर इस चीज़ को तो समझ लीजिए। बाकी आप बस आपको परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, जैसे रीट होती है उस तरह से ही आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी जो वैधता होगी वो 3 साल रहेगी, यानी कि अगर आपने एग्जाम दे दिया, आपका सर्टिफिकेट आ गया, उससे 3 साल के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेगी उसमें आप ये इसके आधार पे आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं
इस परीक्षा में बैठने तो अवसरों की कोई भी सीमा नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 3 ही बार दे सकता हूँ, 4 ही बार दे सकता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। आप कितनी भी बार इसका दे सकते हो, हर साल आप ये एग्जाम दे सकते हो। कुल मिला के बात ये है। तो जो आयु वगैरह की जो मापदंड होगी उसमें आपकी नियम है, जैसे कि आपके SC ST के 5 साल की छूट है, OBC की SC ST की, और महिलाओं को जो है SC ST OBC की 10 साल की छूट है, और EWS भी अब इसमें शामिल हो गए। तो SC ST OBC MBC EWS इसके पुरुषों को 5 साल की और महिलाओं को 10 साल की छूट है, और बाकी अलग अलग विकलांग वगैरह, विधवा वगैरह ये है, इनको भी अलग से छूट है। ठीक है। अभी एक बात यह है कि अगर आप समान पात्रता परीक्षा में मान लो बहुत ज़्यादा अंक लिया है आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी दी ही जाएगी। आपको जो है जो भी पद की वैकेंसी निकलेगी उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है आपके अंकों के आधार पे, तो ही आपको नौकरी दी जाएगी। तो ये भी इसके अंदर समझ लेना होगा। अब इसके अंदर एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या अभी जो भर्तियां निकली हुई है, जैसे पटवारी हो गई और जितने भी भर्तियां के अभी फॉर्म भर चुके हैं, तो क्या उनके में भी हमारी मतलब जो है ये CET लागू होगी? जैसे पटवारी की परीक्षा नहीं हुई तो क्या उसमें CET लागू होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जितनी भी विज्ञप्तियां निकल चुकी है, फॉरेस्ट गार्ड की वगैरह की जितनी भी विज्ञप्तियां निकल चुकी है, उनमें ये लागू नहीं होगा। जी हाँ, वो वैसे ही होगी जैसे उनकी विज्ञप्ति में दिया गया है। CET जो है अब भर्तियां निकलेगी उसके लिए होगी। तो ये हो सकता है कि इस साल CET ना हो, लेकिन 2022 में CET हो जाए। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक सुविधा और दी गई है। तो जो राज्य सरकार के जो उपक्रम है और स्वायत्त शासित संस्था, निगम, बोर्ड, बैंक आदि जो है, जो कि उपक्रम है, जो कि सीधी भर्ती गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती है, उनके स्वयं के द्वारा की जाती है, तो वो इस CET के मार्क्स के आधार पर जो है आपके आवेदन लेके और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको एग्ज़ाम कराने की छूट मिल जाएगी, उनको एग्ज़ाम नहीं कराना पड़ेगा, और आपके CET के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उनको भी फायदा हो जाएगा और कैंडिडेट को भी फायदा हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी भर्ती ग्रेजुएट लेवल की है और कौन कौन सी भर्ती 12वीं पास की है। तो यहाँ पर आप शेड्यूल 1 समझ लीजिए, ग्रेजुएट लेवल। आपको पता होगा SSC के अंदर ये बहुत पहले से चालू है, SSC MTS जिसको बोलते हैं 10वीं पास की, SSC 10+2 जो 12वीं पास की वैकेंसी हो गई, और SSC CGL जो ग्रेजुएशन लेवल की, ये बहुत समय से वहाँ पर SSC में चालू और राजस्थान सरकार में अब लागू किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट है जिलादार, तो ये है इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विस में आती है राजस्थान इंजीनियरिंग। तो एक तो ये पोस्ट हो गई। उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो भी इसमें आ जाएगी। आपकी TRA यानी कि जो ये ट्रेजरी वाले डिपार्टमेंट है अकाउंट्स वाला, उसकी TRA की वैकेंसी होती है वो भी इसके अंदर आ गया। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी होती है वो भी इसके अंदर आ गया। जितने भी ग्रेजुएशन की वैकेंसियाँ होती है, मतलब कि आप यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हो गई, आपकी वुमेन सुपरवाइजर हो गई, और उसी के अंदर एक सुपरवाइजर जो पुरुष वाले भी लेते हैं वो भी हो गया। ठीक है। कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग रूरल डेवलपमेंट के पंचायती राज के अंदर आ गए कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, और उसके अंदर जो है आपके जेल डिपार्टमेंट में आ गया डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर। आपका पटवारी भी इसी के अंदर आ गया, और वीडियो की जो भर्ती होती है आपकी ग्राम सेवक की, वो भी इसी के अंदर आ गई। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की भर्ती भी इसी के अंदर आ गई। अब बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी की। तो आपका प्रयोगशाला सहायक, लेबोरेटरी इंचार्ज, एक तो वो आ जाता है। आपका फॉरेस्टर जो वनपाल होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी इसके अंदर आ गया है आपका 12वीं वाला, वो जो अपने ऊपर देखा था हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 था, और ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ओनली। ठीक है। क्लर्क ग्रेड 2 जो आपकी सेक्रेटरी मिनिस्ट्रियल है। तो ये तीनों की वैकेंसी एक साथ निकलती थी पहले, सबऑर्डिनेटेड ऑफिस और RPSC और सेक्रेटरीट। तो ये तीनों का भी इसी के अंदर डाल दिए गए हैं। पंचायती राजस्थान में जो है LDC की वैकेंसी है वो भी इसी के अंदर आ गई है। और एक्साइज सबऑर्डिनेट सर्विस में एक पोस्ट होती है जमादार ग्रेड 2 की, वो भी इसी के अंदर 12वीं वाले के अंदर ही डाल दिए गए। तो इन सब का एक एग्जाम होगा, और ये जो शेड्यूल 1 है उनका एक एग्जाम होगा। तो उसके बाद में जो है ये वैकेंसी निकलेगी, उसमें आप अप्लाई करेंगे, आपके CET के कट ऑफ के मार्क्स से आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है आपको कमेंट में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको जो है CET के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।